लॉरा ब्राउन नई बनाई गई स्नाइपर राइफल SR-1 पर लेक्चर दे रही थी। इख्तिताम पर हाजरीन ने तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई की। अगर राइफल में वाकई वही खूबियां मौजूद थीं जो उसने गिनवाई थी तो यकीनन वो लाजवाब राइफल थी। वो पैक भी बहुत छोटे से झोले में हो जाती थी क्योंकि राइफल की लंबी बैरल 2 हिस्सों में खोली जा सकती थी। उमूमन स्नाइपर राइफलों की बैरल में जोड़ नहीं होता, मगर SR-1 और बहुत से इख्तिलाफ के साथ ये खुसूसियत भी रखती थी। अगले मरहले में ऐलान हुआ कि लॉरा ब्राउन SR-1 से फायर का अमली मुजाहिरा करेगी। शूटिंग क्लब की अपनी फायरिंग रेंज मौजूद थी जहां 1500 मीटर तक फायर किया जा सकता था। हॉल की बगल में ही उसका दरवाजा था। हाजरीन उस तरफ बढ़ गए। एक छोटा सा पैक लॉरा ब्राउन ने कंधे पर लटकाया हुआ था जो एक मुलाजिम नुमा शख्स ने बाइसरार लेने की कोशिश की, मगर लॉरा ने नफी में सर हिला दिया। दरवाजे से निकलते ही जदीद तर्ज की लंबी रेंज नजर आई जहां हर 100 मीटर के फासले पर हदफ लगे थे जिन्हें फायरिंग अड्डों से कंट्रोल करके सीधा या दाएं बाएं किया जा सकता था। एक अड्डे पर उकड़ू बैठकर लॉरा ने झोला खोला और महारत से राइफल के पुर्जे जोड़ने लगी। बैरल को दरमियान से जोड़ने के लिए चूड़ियां लगी थीं और वो जगह बाकी बैरल से दुगनी मोटी थी। राइफल को दोपाई पर लगाकर वो पीछे लेट गई। तब नजारा करने वालों की अक्सरियत शशोपंज में पड़ गई कि राइफल को देखें या राइफल वाली को। मैं अलबत्ता हसरत भरी निगाहों से SR-1 को देख रहा था। मेरे हाथों में खुजली शुरू हो गई थी, यूं जैसे आशिक के दिल में महबूब को छूने की तमन्ना मचलती है। मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना लॉरा को धिक्का देकर खुद राइफल के पीछे लेट जाता। लॉरा ने मैगजीन में गोलियां भरकर 1000 मीटर पर हदफ को सामने किया। टेलीस्कोप साइट के एलिवेशन ड्रम के साथ छेड़खानी की और शिस्त ले ली। उसका दायां हाथ पिस्टल पर था और दुपाई की वजह से बायां हाथ आगे फैलने के बजाय उसने अपने गाल से आगे टेका था। चंद सेकंड शिस्त लेकर उसने ट्रिगर दबाया। हल्की सी ठक हुई जो उसके दावे की तस्दीक कर गई थी कि राइफल की बैरल पर उम्दा साइलेंसर जुड़ा हुआ है। हदफ कैमरे की जद में था और बड़ी सी स्क्रीन पर वाज़े नजर आ रहा था। गोली हदफ के दरमियान में पैवस्त हुई थी। तमाम ने बेसाख्ता तालियां बजाई थी। 2 गोलियां उस फासले से फायर करके लॉरा ने 1500 मीटर तक हदफ बढ़ाया। मुसलसल 3 गोलियां हदफ पर हिट की और जबरदस्त दाद वसूल करते हुए खड़ी हो गई। उसने दावत दी, अगर किसी को फायर का शौक हो तो पूरा कर सकता है। मेरा दिल आगे बढ़ने को मचला, मगर लॉरा ने ये दावत मौज़ज़ीन को दी थी, उनके मुलाजिमों को नहीं। एक अरब शेख खुशी से चहकते हुए आगे बढ़ा। नामालूम हजरत को लॉरा की कुर्बत का शौक था या सच में हथियारों का शैदाई था। यूं भी शेखों की अंग्रेजी बोलने की इस्तेदाद न होने के बराबर होती है। तभी उसने तर्जुमान साथ ही रखा था और उसकी बड़ी वजह अरबी जबान पर फख्र करना है। उनके नजदीक अरबी जबान का मुकाबला कोई जबान नहीं कर सकती और यही हमारा भी एतकाद है। बाकी ये भी हकीकत है कि आज़ाद अक़वाम की पहली तरजीह हमेशा अपनी जबान होती है। जितनी बड़ी कौमें हैं वो अंग्रेजी बोलने को सख्त मायूब समझते हुए अपनी जबान में गुफ्तगू को ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, अरब वगैरह सर फहरिस्त हैं। और हमारी तरह यानी इंडिया, पाकिस्तान गुलाम अक़वाम जो आज भी बरतानिया की कैद से ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं हो सकी, हम न सिर्फ अंग्रेजी की बरतरी तस्लीम करते हैं बल्कि जिन ख़वातीन हजरात को जितनी टूटी फूटी अंग्रेजी आती है वो सीना फुलाए उसका प्रचार करते नजर आते हैं। टीवी एंकर उर्दू प्रोग्रामों में 60% अंग्रेजी बोलते हैं। हद ये कि उर्दू नावल निगारों की अक्सरियत जिनमें ख़वातीन नावल निगार पेश हैं, उनकी अव्वलीन तरजीह अंग्रेजी काबिलियत का इजहार होता है। जिस तबके ने उर्दू की खिदमत करते हुए अवाम में उर्दू की तरक्की और तरवीज का काम करना था, उनकी ये हालत है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। उर्दू बेचारी का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। लॉरा ब्राउन ने उसकी पोजीशन दुरुस्त की। यकीनन उसका वो इल्तिफात कई औरों को फायरिंग की दावत देने वाला था। शेख ने 400 मीटर से हदफ को निशाना बनाया और खुशी से चहकता वापस लौटा। उसके बाद काफी लोगों ने इरादा जाहिर किया, मगर शुक्ला ने वक्त की कमी का ऐलान करते हुए वापस चलने को कहा। तमाम हॉल में लौट आए थे। तब खरीदारी के शौकीन हजरात अपनी मांग बताने लगे। विशाल गुप्ता को भी खरीदारों की सफ में देखकर मुझे दिली खुशी हुई। धीरेन्द्र शुक्ला चंद लम्हे मजीद गुजार कर चला गया था। मैं हसरत भरी नजरों से अपने शिकार को घूरता रह गया जो इतने करीब आकर लौट गया था। लॉरा का भी सबसे बड़ा गाहक वही था, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज के लिए उसी ने खरीदारी करनी थी और यही वजह थी कि लॉरा ब्राउन के इल्तिफात का बहाव उसकी जानिब ज्यादा रहा। बाकी हजरात जाती शौक की खातिर 1-2 राइफलों से ज्यादा खरीदने में दिलचस्पी न लेते, अलबत्ता उनमें असलहे की तिजारत वाले शायद चंद हथियार खरीद लेते। लॉरा काफी देर लोगों में घिरी रही।
उसके होंठों पर तसलसल से दिलावेज मुस्कुराहट खिलती रही। उसे कंपनी ने खूब तरबियत देकर भेजा था कि एक दुकानदार का ग्राहकों से क्या रवैया होना चाहिए। यकीनन लौरा की मौजूदगी तक भीड़ छटने वाली नहीं थी। ज्यादातर लोग उसे इशाइये की दावत दे रहे थे और तब इंकिशाफ हुआ कि उसका आज का इशाइया अरब शेखों के साथ तय था। लौरा ब्राउन जब रुखसती के इरादे से उठी तो विशाल गुप्ता भी उसके हमराह हो लिया था। पार्किंग में जब वो अपनी कीमती कार के साथ रुकी तब विशाल गुप्ता ने मुझे आंख के इशारे से दरवाजा खोलने का हुक्म सादिर फरमाया और मैंने अदब से दरवाजा खोल दिया। मुझ पर सरसरी निगाह डालकर उसने हाकिमाना अंदाज में सीट संभाल ली थी। जालिम ने हल्के से तबस्सुम की सौगात देना भी गवारा न किया और देती भी कैसे कि मैं शक्ल सूरत में अनोखा तो था नहीं। मुझसे बेहतर कई उमरा उसके आगे पीछे दुम हिला रहे थे तो एक निचले दर्जे के मुलाजिम को वो क्या घास डालती। विशाल गुप्ता आखिरी वक्त तक उससे मुलाकात तय करने की कोशिश में मसरूफ रहा मगर वो हंसकर टाल गई। बिलाशुबा अपनी दावतों का फैसला उसने कारोबारी फवायद को मद्देनजर रख कर ही करना था। विशाल गुप्ता को मायूस लौटना पड़ा। अलबत्ता ये कहकर उसने मुझे खुश कर दिया था कि उसने SR1 राइफल खरीदने का इरादा कर लिया था। गो वो असलहे की स्मगलिंग करता था मगर इतनी महंगी स्नाइपर राइफल वो कारोबारी नुक्ता नजर से नहीं खरीद सकता था। दहशतगर्दों और हुकूमत मुखालिफ टोलों में आम हथियारों खुसूसन पिस्तौल, क्लैशनकोव वगैरह की मांग ज्यादा होती है। स्नाइपर राइफल कम पसंद की जाती हैं। इसकी वजूहात में एक तो महंगा होना है, दूसरा स्नाइपर राइफल हर शख्स इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, तीसरा उनका एमुनिशन आम राइफलों से बहुत ज्यादा महंगा होता है, चौथा ये सिर्फ मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। गो आजकल सूरत हाल तब्दील हो रही है कि दहशतगर्द भी जिस्मानी हमलों से ज्यादा दूर से फायरिंग को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। खुसूसन पाक अफगान सरहद पर तो दहशतगर्द स्नाइपरों की बड़ी तादाद पाक आर्मी के खिलाफ मसरूफ नजर आती है। यूं ही मखसूस अहदाफ के लिए मुल्क दुश्मन तंजीमें भी उससे बेबहरा नहीं हो सकती। अलबत्ता यूर्शी हथियारों की मांग स्नाइपर राइफलों से ज्यादा होती है। दौरान गुफ्तगू उसने अचानक पूछा, तुमने कभी स्नाइपर राइफल इस्तेमाल की है? मैंने मासूमाना लहजे में कहा, पहले आप स्नाइपर राइफल की वजाहत तो करें। वो मानी खेज लहजे में बोला, मेरा ख्याल है तुम भाषण सुनने की बजाय गोरी के खद्दोखाल में गुम थे। मैं नादिम हुआ। उसकी बातों से तो यही अंदाजा हुआ है कि लंबे फासले पर मार करने वाली राइफल को स्नाइपर राइफल कहते हैं। वो बोला, बिल्कुल ऐसा ही है। राजीव तुम्हारे पिस्तौल के फायर की काफी तारीफ कर रहा था, कोशिश करो शायद राइफल भी अच्छी चला सको। मैंने खुश दिली से इस बात में सर हिला दिया, जी बॉस। अब उसे क्या बताना कि हुजूर स्नाइपर राइफलें मुझे उतनी ही अजीज हैं जितनी पलवशें प्यारी हैं। मगर वो कमबख्त ना तो मेरा मिजाज आशना था और ना पलवशा से वाकिफ था कि दुश्मन जां क्या भला है। उसने फराख दिली से इरादा जाहिर किया, मौका मिला तो तुम्हें सिखाऊंगा। मैंने हकीकी खुशी का इजहार किया था। और सच तो ये है कि इंसान को अपने मशगले के बिना जिंदा रहना दुश्वार लगता है। स्नाइपर राइफल से जुदाई को कई हफ्ते गुजर गए थे और सिर्फ पलवशा की मौजूदगी में ही स्नाइपर राइफल से दूरी बर्दाश्त की जा सकती थी। अगले दिन दोपहर को घर लौटते वक्त विशाल ने शाम की दावत का बता दिया था। मैंने खुश दिली से सर हिला दिया, ठीक है बॉस। ठिकाने पर पहुंचकर मैंने उसे अंदरूनी इमारत के सामने उतारा और कार को गैराज में खड़ा करने ले गया। बाकी मुहाफिज अपने जीप को बराह रास्त गैराज में ले आए थे। कार को लॉक करके मैं उनके पीछे कमरे की तरफ बढ़ गया। अजीत सिंह और मोहन सिंह एक कमरे में रहते थे, जबकि मुझे मेहमान खाना छोड़कर शंकर दास के साथ मुंतकिल होना पड़ा था। चौड़ी राहदारी में दाखिल होते वक्त शंकर दास बाआवाज़े बुलंद बोला, वैसे क्या लगता है बॉस पर कभी बुरा वक्त आया तो कोई चिड़ी मार उसकी खातिर खा हिफाजत कर सकेगा। अजीत सिंह और मोहन सिंह ने जोरदार कहकहा बुलंद करके गोया मुझे सुलगाने की कोशिश की। मैंने कभी ऐसी बातों पर कान न धरे थे, लेकिन कुछ लोग डंडे के मुरीद होते हैं, उन्हें सिर्फ ताकत की जबान ही समझ आती है। मैं शुरू दिन से ताल्लुकात बेहतर करने की कई कोशिशें कर चुका था, लेकिन मुझे हकीर जानते हुए वो तवज्जो देने पर राजी नहीं थे और ज्यादा करीब होने की वजह से सिर्फ वही ऐसे थे जिनसे मुझे कई मालूमात मिल सकती थी। मिस्त्रियों से सुना है कि पहले से किए हुए प्लस्तर पर नया प्लस्तर करने से पहले जरूरी होता है कि पुराने प्लस्तर को खुरचा जाए, और मुझे भी उनकी बेनियाजी और हिकारत पर दोस्ती और ताल्लुक का असर जमाना था, और ये तभी मुमकिन था कि अपने बारे उनकी गलत फहमी दूर करूं। तभी जवाबी वार करते हुए मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, अगर जराफा अपने लंबे कद और भारी वजूद को लेकर शेर से मुकाबले के ख्वाब देखना शुरू कर दे तो उसके अंत में क्या शुबा हो सकता है।
शंकर के कदम रुके। पीछे मुड़ते हुए वो तैश से बोला, बॉस तक खबर पहुंचने से पहले मैं तुम्हारा वो हशर कर चुका हूंगा कि मुझे शंकर की बजाय पिताजी बोलोगे। मेरे इत्मीनान में फर्क नहीं आया था। मैंने कहा, पिताजी तो खैर तुम अपने बच्चों के भी नहीं हो। वो गुस्से में बकता झकता मेरी जानिब बढ़ा। मैं उसकी तबीयत साफ करने को तैयार था। स्नाइपर को असलहे के इस्तेमाल के साथ खाली हाथों से लड़ना भी जरूर सिखाया जाता है, क्योंकि अमली जिंदगी में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अलबत्ता निशानेबाजी की सलाहियत खाली हाथ लड़ाई से ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। जिस्मानी मशकों को मैंने कभी गैर अहम नहीं समझा, मगर फितरी तौर पर मेरा झुकाव निशानेबाजी की मश्क की तरफ ज्यादा रहता था। स्नाइपर राइफलों से मेरी मोहब्बत जुनून की हद तक थी। मर्द इस शौक से लड़की को नहीं ताड़ते होंगे जितनी तवज्जो मैं स्नाइपर राइफल को देता था। अगर निशानेबाजी का मुकाबला होता तो वो मेरे लिए तिफल मकतब से ज्यादा अहमियत न रखता, मगर ये खाली हाथ लड़ाई का मामला था। मुझे संभल कर लड़ना था, वरना लेने के दिने पड़ सकते थे। खाली हाथ लड़ने के मुख्तलिफ तरीके मुतारिफ हो चुके हैं, जिनमें कुश्ती, कराटे, जूडो, जुजित्सु, टेक्वांडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग वगैरह काबिल जिक्र हैं। हर फन के अपने कायदे और कानून हैं। किसी फन में सिर्फ लातें चलाने की इजाजत होती है और किसी में फकत मुक्का मारा जा सकता है। किसी फन में सिर्फ चेहरा और छाती ही हदफ हो सकते हैं और किसी में पूरा जिस्म तख्ताए मश्क बनता है। किसी फन में पकड़ धकड़ मना होती है तो किसी में ज़र्ब लगाने की ममानियत। मगर इन फनून पर सारे कवानीन और ज़ाब्ते तब लागू होते हैं जब मखसूस खेल के मुकाबले जारी हों। और हकीकत ये है कि इनमें से कोई भी फन मैं मुकम्मल नहीं जानता। हमें तो कवायद व ज़वाबित से आज़ाद लड़ाई सिखाई जाती है, जिसमें जूडो के दावपेच, बॉक्सिंग की मुक्काबाजी और कराटे की लातें एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं। और अमली और आम जिंदगी में लड़ाई का यही तरीका कारआमद है। गुस्से में बावला होकर वो उछलता हुआ मेरे करीब आया और बाएं कदम पर घूमते हुए उसकी दाहिनी एड़ी मेरी गर्दन नापने को बढ़ी। मैं उछलकर हल्का सा पीछे हटा। वो वार खता जाने पर लड़खड़ाया नहीं था। दायां कदम जमीन पर लगते ही उसने बाहनी टांग घुमाई। एकदम नीचे बैठते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी बाईं टांग थामी और जमीन पर लगी टांग को जोरदार ठोकर रसीद की। वो पीठ के बल धड़ाम से नीचे गिरा। लेटे लेटे ही उसने अपनी आजाद टांग पीछे खींची। मुझे एकदम अंदाजा हो गया था कि उसका क्या इरादा है। जूं ही उसकी टांग दबाव हटे स्प्रिंग की मानिंद आगे बढ़ी, मैंने फौरन ही उसकी दूसरी टांग को गिरफ्त से आजाद करके लोट लगाई। टांग के मेरी गिरफ्त में होने की वजह से उसने तवाजुन बरकरार रखा था। मेरा सहारा छूटते ही वो दोबारा नीचे गिरा और इससे पहले कि उठ पाता मैंने उसे छाप लिया था। उसकी छाती घुटनों से दबाते हुए मेरे हाथ मशीनी अंदाज में मुसलसल चलने लगे थे। पहले चंद मुक्के उसने कोहनियों पर सहारे थे, लेकिन जो ही मैंने दायरवी मुक्के घुमाए उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। उसी वक्त अजित सिंह ने मुझे अकब से थाम कर पीछे खींचने की कोशिश की। मैंने एकदम कोहनी उसके पेट में घोंप दी। उफ की आवाज के साथ वो रुकू के बल नीचे झुका। उसकी गिरफ्त मेरे जिस्म से हट गई थी। पीछे मुड़ते हुए मैंने मखसूस अंदाज में घुटना उठाया जो उसकी ठोड़ी पर लगा। कुल्हों के बल नीचे गिरते हुए वो लंबा पड़ गया था। मैं तीसरे मुखालिफ मोहन सिंह की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। मेरे हाथों अपने साथी की दुर्गत बनते देखकर वो मुश्तइल होकर बिखरे हुए सांड की तरह हरकत में आ चुका था। करीब पहुंचते ही उसने बाजू घुमाया। निशाना मेरी कनपटी थी। घुटनों में खम देकर मैं नीचे झुका। उसका मुक्का मेरे सर के ऊपर से गुजर गया था। वो हल्का सा लड़खड़ाया और इससे पहले कि संभलता मेरा दायां घूंसा ठीक उसकी पसलियों के नीचे बाएं जानिब लगा। बॉक्सिंग की जबान में इसे अंडरकट कहते हैं। बॉक्सर को नॉकआउट करने के लिए ये तीर बहदफ मुक्का है। चंद लम्हों के लिए इंसान के हवास मुख्तल हो जाते हैं। ठोड़ी के बिल्कुल निचले किनारे पर दायरवी मुक्का मारना और पसलियों के नीचे बाएं जानिब अंदर और ऊपर की जानिब मुक्का उठाने से मुखालिफ थोड़ी देर के लिए हवास खो देता है। हालांकि बॉक्सिंग ग्लव्स भी हाथों पर चढ़े होते हैं, जिनमें फोम इस्तेमाल करके मुक्के की सख्ती को कम किया जाता है। और उस वक्त तो मेरे हाथ नंगे थे, इसलिए असर भी ज्यादा हुआ था। मुंह से जोरदार ओह की आवाज निकालते हुए वो घुटनों के बल गिर के दोहरा हो गया। शोर सुन के राजीव और एक दूसरा शख्स कमरे से बाहर निकले। ये साला काहे का झगड़ा शुरू है? परेशानी से कहते हुए वो शंकर के करीब हुआ। अबे कोई खल्लास तो नहीं हो गया? मोने भाग के बॉस को बुला ला, कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है। मोना भाग पड़ा। राजीव शंकर का चेहरा हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। मैं इत्मीनान से खड़ा रहा। शंकर ने कराहते हुए आंखें खोली और राजीव अजित सिंह की तरफ बढ़ गया। मोहन भी गहरे सांस लेकर खुद को संभालने लगा। विशाल गुप्ता के आने तक तीनों बैठ गए थे। विशाल गुप्ता करीबन भागते हुए वहां पहुंचा था। क्या हो रहा है? मैं इत्मीनान से बोला, कुछ नहीं बॉस, इन्हें कोई गलत फहमी हुई थी, दूर कर दी है। मुझ पर खफगी भरी निगाह डालकर उसने शंकर से पूछा, तुम बताओ क्या हुआ? वो गड़बड़ा गया था। क्या बताऊं बॉस? विशाल धाड़ा, तेरी माँ का सर। अजित बोला, बॉस संदीप ने हमारी बेखबरी में हमला करके हमें चोट पहुंचाई है।
विशाल ने मुझे घूरा। मैं सफाई देने लगा। बॉस, ये आपके इल्तिफात को गलत नाम दे रहे थे। इनके तई मैं आपकी हिफाजत के काबिल नहीं हूँ और आपने फकत मेरा एहसान उतारने के लिए मुहाफिज की जिम्मेदारी सौंपी है। तभी मैंने शंकर को चुनौती दी। इसने हमला किया। बाकी दो ने भी बजाय हमें छुड़ाने के शंकर का साथ दिया और नतीजा आपके सामने है। मोहन बोला, बॉस, इसने बेखबरी में हमला किया। विशाल के होंठों पर तबस्सुम उभरा। अच्छा, चलो अब लड़ लो। मोहन ने नदामत से सर झुका लिया। मेरे एक दो मुक्कों ने उन्हें बावर करवा दिया था कि मेरे बारे में उनके अंदाजे ठीक नहीं थे। विशाल बोला, संदीप, आइंदा ऐसी बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा और तुम तीनों को भी मालूम होना चाहिए कि विशाल गुप्ता किसी का एहसान उतारने के लिए उसे अपनी जान नहीं सौंप सकता। संदीप को लड़ते हुए देख चुका हूँ। इस मैदान में नया है लेकिन लड़ने का फन जानता है, मुखलिस है और एहसान फरामोश नहीं। तभी इस जिम्मेदारी का अहल समझा है। किसी को एतराज है तो मुझसे बात करें। अब दफा हो जाओ अपने कमरों में। वो वापस मुड़ गया। राजीव मोहन सिंह को सहारा देकर उठाने लगा। मैंने कदम बढ़ाकर शंकर की तरफ हाथ लंबा किया। मुझे कड़े तेवरों से घूरते हुए उसने मेरा हाथ दूर धकेला। मैं माजरत खाहाना लहजे में बोला, क्षमा कर दो यार, भाइयों में ऐसी लड़ाइयां तो चलती रहती हैं। आज मेरा तुक्का लग गया, कल तुम मुझे पीट दोगे। एक साथ रहते हुए ये तो चलता रहेगा। एकदम उसका मूड तब्दील हुआ। हल्की मुस्कुराहट होंठों पर लाते हुए उसने मेरा हाथ थामा और खड़ा हो गया। मैंने फौरन उसे गले से लगा लिया और फिर अजीत की तरफ मुड़कर बाजू फैला दिए। लड़ाई की इब्तिदा शंकर और मेरे दरमियान हुई थी। हमें राजी बरजा देखकर उन दोनों ने खफगी खत्म कर दी थी। सिख वैसे भी यारबाश कौम है, दिमाग से ज्यादा दिल की सुनते हैं। यकीनन किसी पर अपनी बर्तरी साबित करके आजिजी और नदामत का इजहार करने पर खातिर खा नताइज बरामद होते हैं। अब उनके दिलों में मेरी धाक बैठ गई थी। पहले मुझे कमतर समझकर वो किसी खातिर में न लाते थे और अब एक साथ तीनों की ठुकाई करके मैंने साबित कर दिया था कि उनकी जिसामत और लंबे कद मेरे नजदीक किसी अहमियत के हामिल नहीं थे। तभी उन्होंने खुशदिली से सब कुछ भुला दिया था। कमरे में पहुंचकर मैंने शंकर से फिर माफी मांगी। आप बड़े भाई हैं और गलती मेरी है, मुझे यूं मुश्तइल नहीं होना चाहिए था। शंकर ने खुशदिली से मेरी पीठ थपकी। कोई बात नहीं यार, मुझे तो बस बॉस की फिक्र थी कि जिसका दिया खाते हैं, कहीं ऐसा न हो वक्त आने पर खिदमत का हक ना अदा कर सकें। अब तुम्हारी लड़ने की सलाहियत देखकर मुझे फिक्र नहीं रही। मैं मजाही अंदाज में बोला, बस तुक्का ही लग गया था। अगर आपका भारी घूंसा मेरी कनपटी पर लग गया होता तो शायद कल तक होश ना आता। शंकर खिलखिलाकर हंसा। लड़ाई भिड़ाई में तो बस दाव चलने की बात होती है। मैंने तायद में सर हिला दिया। सही कहा भाई। अब इतना बच्चा तो वो भी नहीं था कि उसे मालूम ना होता कि तुक्का किसी एक शख्स के खिलाफ तो लग सकता है। एक साथ 3 अफराद पर इत्तेफाकी दाव कैसे चल सकता है। लेकिन ऐसा बावर करवा के मैं किए कराए पर पानी नहीं फेर सकता था। उसने मौजू तब्दील किया। आज तो काफी देर लगा दी, कोई खास प्रोग्राम था शायद। मैंने कहा, वो गोरी देखी थी ना जिसे रुखसत करने को बॉस बाहर आया था। शंकर ने उबाशाना अंदाज में कहा बुलंद किया। उसके अलावा देखने को था ही क्या। मैंने कहा, लंबे फासले तक मार करने वाली राइफल लाई हुई थी। उसी के बारे में अंग्रेजी में गिटमिट करती रही। जो थोड़ा बहुत मेरी समझ में आया, वो नए किस्म की राइफल बाजार में लाना चाहती है। शंकर ने पूछा, धीरेंद्र शुक्ला साहब भी उसी गोरी को मिलने आए थे? शंकर के इस्तिफसार ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी थी। अनजाने में वो मेरे दिल पसंद मौजू पर आ गया था। मैंने मसनूई हैरानी जाहिर की। धीरेंद्र शुक्ला कौन है? वो बोला, तुम शुक्ला साहब को नहीं जानते? वो बॉस का भी बॉस है। इस बार शंकर मुझे हकीकत में हैरान करने में कामयाब हो गया था। मैं बौखला गया। बॉस का बॉस? वो मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बोला, राजपूत दादा धीरेंद्र शुक्ला साहब के कारोबारी साथी हैं और राजपूत दादा तो सिर्फ मुंबई का बड़ा दादा है। शुक्ला साहब इंटरनेशनल दादा है, बहुत बड़े और इख्तियारात वाले शख्स हैं, सरकारी तौर पर भी पहुंची हुई शख्सियत हैं। फौज से कोई जर्नल कर्नल रिटायर्ड हैं। वो बेचारा फौजी ओहदों को नहीं जानता था, तभी जर्नैल को कर्नल के दर्जे तक ले आया था, वरना कर्नल का ओहदा जनरल से काफी नीचे होता है। मैंने कहा, ये वही मौसूफ हैं जिसके हमरा 4 काले सूटों वाले मुहाफिज थे। बाकियों से असलहा जमा कर लिया गया था, लेकिन उसके मुहाफिजों के पास गन्ने मौजूद थी। शंकर ने असबात में सर हिला दिया। बिल्कुल वही। मैंने अपनी सादगी जाहिर की। मैंने तो कोई आम कारोबारी शख्स समझा था। शंकर ने मेरी बेवकूफी पर कहा बुलंद किया। अपनी खुशकिस्मती समझो कि उसे करीब से देखने का मौका मिल गया है, और ये भी बॉस की वजह से था, वरना हम जैसे उसे दूर से भी नहीं देख सकते। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मैंने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। मैं धीरेंद्र शुक्ला के बारे में मजीद कुरेदने लगा।
शंकर इल्मियत झाड़ने के चक्कर और मुझे मुतासिर करने के शौक में मेरी मालूमात में इजाफा करता रहा। भोलेपन और अनजान बनने का नाटक करके मैंने उससे काफी कुछ उगलवा लिया था। यूं कि धीरेंद्र शुक्ला की जात के मुताल्लिक मेरा शौक जाहिर होने की बजाय फितरी तजस्सुस लगे। शंकर उसकी मुंबई में बनी महल नुमा कोठी को देख चुका था। उसकी बीवियों और औलाद वगैरह के बारे में इस्तफसार पर कोई खास सुराग हाथ नहीं आया था। खासकर परमा अंसारी के बारे में तो शंकर बिल्कुल लाइल्म था, लेकिन इतनी मालूमात भी बहरहाल काफी थीं। अपने अपने बिस्तर पर लेटे हम गपशप करते रहे, यहाँ तक कि शंकर को नींद आने लगी। चूंकि रात गए तक जागना पड़ता था, इसलिए हम दोपहर को थोड़ी देर आराम कर लेते। शंकर की जान बख्शी करके मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। उठकर गुस्ल करके ताजा दम हुए और खाना खा लिया कि विशाल गुप्ता किसी भी वक्त बुला सकता था। खाने के बाद हम गपशप करने लगे। मोहन सिंह और अजित सिंह का रवैया भी बदला हुआ था। फिर शंकर के मशवरे पर हम ताश खेलने लगे। ये ऐसा खेल था जो मुझे कभी खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन उनके साथ कदम मिलाने को मुझे सीखना पड़ गया था। अलबत्ता मैदे की खराबी का बताकर मैंने शराब पीने से माजरत कर ली, वरना वो तीनों बेतहाशा पीने वाले थे। अंधेरा गहरा होते ही विशाल का बुलावा आ गया था। हम बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद वो तीन जीपों में और मैं बॉस के हमरा कार में बैठकर ठिकाने से निकल आए थे। मुझे जाने की सम्मत का बताकर विशाल गुप्ता नरम लहजे में नसीहत करने लगा। तुम अकेले हो और वो तीन हैं। तुम्हें झगड़ा मोल लेने में एहतियात बरतनी चाहिए। दुश्मनी में लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, खासकर उस वक्त जब इतनी कुर्बत हो। कोशिश करके सुलह कर लो, ये ना हो वो मेरी लाइल्मी में तुम्हें नुकसान पहुंचा दें। मैंने सादतमंदी जाहिर की। जी बॉस, तीनों से माफी मांग ली है और अब हमारे ताल्लुकात काफी बेहतर हैं। थोड़ी देर पहले मैं उनसे ताश भी सीखता रहा हूँ, बल्कि 200 रुपए हारने पड़े कि ये खेल मेरे लिए नया है। विशाल ने मानी खेज अंदाज में कहा, समझदार हो, आगे तक जाओगे। मैंने कहा, आपका आशीर्वाद चाहिए बॉस। भगवान की कृपा से इतनी जल्दी मार नहीं खाऊंगा। कम उम्री ही से ठोकरें खा रहा हूँ, जिंदा रहने का ढंग सीख लिया है। उसने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। हम घंटे भर बाद एक आलीशान कोठी के दरवाजे पर पहुंचे। कोठी क्या, पूरा महल था। न जाने क्यों मुझे लगा कि वो धीरेंद्र शुक्ला की कोठी है, लेकिन मैंने विशाल गुप्ता से पूछने की कोशिश न की, क्योंकि ये मुनासिब नहीं था। अगर वाकई वो शुक्ला की रिहाइशगाह थी तो थोड़ी देर बाद हकीकत सामने आ ही जाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।